हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ऑप्शन सीरीज के पार्ट 3 वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस करना, चार्ट रीड करना सीखेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे, कब हम लोगों को बाय कहां पर सेल करना चाहिए। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन दोनों वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सेशन है। हम चार्ट कैसे रीड कर सकते हैं, चार्ट ट्रेडिंग के लिए क्या जो मेन चीज़ है जिसका हम यूज करते हुए काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जो यूज करने वाला है वो है रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन एंड कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन पैटर्न एंड ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड जो पैटर्न्स रहते हैं चार्ट पैटर्न्स, उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, अब आप देखो मैं कैसे करता हूँ। तो पहले हमें कोई भी चार्ट रीड करने के लिए उसकी बड़े टाइम फ्रेम का देखना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम में वो चार्ट क्या शो कर रहा है। जैसे मैं वन डे टाइम फ्रेम कर लेता हूँ यहाँ पे, तो जो बिगर टाइम फ्रेम है, तो बिगर टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिखता है, यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो रेजिस्टेंस लेवल कौन सी है, ये वाली रेजिस्टेंस लेवल है, मैं उसे मार्क कर देता हूँ। एंड प्राइस कहाँ पे चली गई है, रेजिस्टेंस के ऊपर है। आज जो ओपनिंग है रेजिस्टेंस के ऊपर है, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर है। रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वन टू थ्री थ्री टाइम्स यहाँ पे प्राइस ने एक ही एरिया को रिजेक्शन दिया है बार बार। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम कर देता हूँ 1 आवर। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं देखूंगा जो नियरेस्ट जो प्रीवियस डे के हाई लो या नियरेस्ट जो स्विंग्स है वो कौन से है, वो हमें जानना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे प्राइस गैप अप होती है, गैप अप प्राइस जब होती है तो नेक्स्ट डे उसका करेक्शन आ जाता है, जैसे करेक्टिव मूव आ जाती है। करेक्टिव मूव आने के बाद फिर से सेम ही रूल फॉलो होता है, गैप अप देन फिर से करेक्टिव मूव, देन फिर से एक मूव आती है, फिर से करेक्टिव मूव, अगेन एक मूव, अगेन करेक्टिव मूव। ये जो पैटर्न है वो कैरी हो रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स को एक्टिवेट होने के लिए चांस ही नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हमें देखना है ना, तो कैसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए एक ही रूल है, मिनिमम 2 रिजेक्शन पॉइंट आपको पकड़ने हैं। मतलब जैसे यहाँ से मैंने मार्क कर दिया ना, तो और एक पॉइंट पाई चाहिए मुझे जहाँ से प्राइस क्या कर रही होंगी, रिजेक्शन दे रही होंगी। तो ऐसे 2 पॉइंट मैंने मार्क कर दिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे 2 रिजेक्शन पॉइंट मार्क कर दिए, मुझे एक ट्रेंड लाइन बन गई। यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बन गई। अब ऊपर की साइड से एक ट्रेंड लाइन बन रही है क्या, वो एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, प्राइस बार बार एक ही एरिया को रिजेक्ट कर रही है, जैसे इस लेवल से मिनिमम 2 रिजेक्शन पॉइंट, मतलब जहां से गिरी है ऐसे पॉइंट आपको पकड़ने हैं। तो 2 रिजेक्शन पॉइंट मैंने मार्क कर दिए, तो ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनने की कोशिश कर रही थी और वो बनी भी, और आज उसके ऊपर प्राइस चली गई है 1 आवर टाइम फ्रेम में। क्लियर हो गया सबको। तो अब ये स्टॉक बुलिश दिख रहा है कहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन तक। मतलब ये ट्रेंड लाइन को जब छुएगा स्टॉक, देन वो डाउन साइड मोमेंटम करने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ टाइम फ्रेम 15 मिनट। 15 मिनट में अब मुझे रेजिस्टेंस तो समझ गया, रेजिस्टेंस के ऊपर चली गई, तो नियरेस्ट सपोर्ट कौन से, अगर प्राइस नीचे गिरना चाहती है तो नियरेस्ट सपोर्ट कौन से है उसे हम मार्क कर देंगे सेम हॉरिजॉन्टल टूल से। तो नियरेस्ट सपोर्ट देखेंगे तो प्रीवियस ये वाला एरिया था, यहाँ पे प्राइस का जो हाई था उसके पहले ये वाला एक एरिया था। यहाँ पे प्राइस बहुत ही बार रिजेक्शन ले चुकी है इससे पहले। ठीक है, उसके बाद हमें जो नियरेस्ट मिलेगा ये एक मिलेगा। ठीक है, और ये एक रेंज थी, तो रेंज को हम मार्क कर सकते हैं। और ये प्रीवियस डे का हाई है, 15 मिनट कैंडल में देख रहा हूँ, प्रीवियस डे का हाई है, ये है प्रीवियस डे का लो। ये हमें हमेशा मार्क कर देना है, तो प्राइस हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे मोमेंटम करेगी। अब मैं टाइम फ्रेम कर देता हूँ 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट मैंने जैसे टाइम फ्रेम कर दी, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेगमेंट टूल से स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से देखो, स्लो एंड स्टडी में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, और ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रही है देखो। जैसे अभी प्राइस स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मूव दे रही है, ये मूव ओवर बुलिश है। ठीक है, तो कभी भी प्राइस रैपिडली अगर चाहे प्राइस को नीचे आना है तो रैपिडली नीचे आ सकती है। ठीक है, तो इतना मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस लेवल से ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन हो गई। तो अब मैं टाइम फ्रेम 3 मिनट कर देता हूँ। तो 3 मिनट टाइम फ्रेम में आप डेली बेसिस में आप देख सकते हो कि मार्केट के पास जगह कहाँ पे है।
ऊपर की साइड जगह है या डाउन साइड जगह है, तो इस लेवल्स के अंदर ही मार्केट घूमता रहेगा हमेशा, एक चीज याद रखो, ठीक है। और अगर ऐसा भी आपको कंफ्यूजिंग हो रहा है तो आप एक अनोखी टेक्निक यूज कर सकते हो, जैसे हम कहते हैं प्रीवियस डे हाई लो, तो और ही आपको अच्छा हो जाएगा, चार्ट क्लियर भी हो जाएगा और विदाउट टेंशन आप इजीली 2-3 मिनट में आप किसी भी स्टॉक का चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको क्या करना है, प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन मार्क कर देना है और उसके बाद जूम करके वन डे टाइम फ्रेम का हाई लो, तो वन डे टाइम फ्रेम का हाई लो ऐसा हमें प्रॉपरली नहीं मिलेगा, तो इस वजह से मैं टाइम फ्रेम कर लेता हूँ यहाँ पे 15 मिनट। जब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम कर दे तो प्रीवियस डे का जो हाई है उसे मार्क कर दो, प्रीवियस डे का हाई ये है। उसके बाद प्रीवियस डे की क्लोजिंग कहाँ पे है उसे मार्क कर दो, तो ये है प्रीवियस डे की क्लोजिंग, ठीक है। अब प्रीवियस डे की ओपनिंग कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, और प्रीवियस डे का लो कहाँ पे था, ये था। तो ये जो एरिया है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे उसके पहले दिन का भी सेम ही एरिया, जैसे प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे की यहाँ पे क्लोजिंग एंड प्रीवियस डे का लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पे। जब टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो प्री डे हाई एंड प्री डे लो ये आपको मार्क करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे अगर प्राइस यहाँ से गिरेगी डाउन साइड तो यहाँ पे आके उस एरिया का रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। तो अब मैं टाइम फ्रेम कर देता हूँ 5 मिनट, ठीक है। तो 5 मिनट में अगर हम देखें तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में पैटर्न कैसे बढ़ रहा है, ऊपर कंटिन्यूसली ऐसे ऊपर बढ़ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस एक करेक्टिव मूव लगाना चाहेगी, मतलब यहाँ से यहाँ गई है ना तो प्राइस नीचे आएगी इस लेवल तक, इसको सपोर्ट लेते हुए फिर से एक बाउंस बैक देगी बाइंग साइड, जैसे मैंने अभी दिखाया। तो आप देखो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस नीचे आएगी, ये पक्का है, ठीक है। जैसे अब मैं टाइम फ्रेम 1 मिनट कर देता हूँ तो आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी अच्छा खासा समझ में आ जाएगा कि प्राइस की मूव कहाँ पे है। यहाँ पे देखो प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रही है, तो इसे करेक्टिव मूव लगाना जरूरी है एक। वो कैसे लगाएगी वो भी देखो, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो प्राइस यहाँ से नीचे गिरी, ओके, देन ऊपर गई, ओके, ये भी ओके है। बट जो फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट की, उसके अंदर ही है ना, उसके रेंज के अंदर ही है ना, तो अब ये रेंज कट हुई है, रेंज कट होने के बाद प्राइस यहाँ तक चली गई, यहाँ तक जाने के बाद ये नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो ये मिनिमम इस एरिया तक आने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा ये अब बाइंग के लिए जाएगी, बट लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करेंगे। तो एफ आई डी आई की या जो अल्गोज रहते हैं उनकी जो साइकोलॉजी यही सेट की जाती है कि अगर प्राइस अपोजिट साइड मोमेंटम कर रही है तो वो रिवर्स हो जानी चाहिए, जैसे आपको लगता है यहाँ से नीचे जाएगी तो यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, यहाँ तक आएगी मिनिमम इस एरिया तक और यहाँ से घूमेगी, ठीक है। तो ऐसा प्लान रहता है, जैसे ज्यादा लोगों को यहाँ पे लगेगा ये बाइंग के साइड जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा बाइंग के ऑर्डर्स पड़ेंगे, बट प्राइस यहाँ से घूम के जब नीचे आती है तब उनके एसएल हिट हो जाते हैं। और जो एफ आई डी आई के जो एसएल्स रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, जो प्रीवियस लो रहता है, जो प्रीवियस लो कौन सा रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग है ये वाला स्विंग, उसके बाद ये वाला स्विंग बनाया है, उसके बाद ये अभी एक न्यू स्विंग बना रहा है, बट ये थर्ड स्विंग है, ठीक है। तो प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से यहाँ तक आनी चाहिए, इस स्विंग को टच करने के बाद प्राइस बाइंग की साइड जाएगी, वो भी रैपिडली। तो ये इंपॉर्टेंट है चार्ट एनालिसिस में, प्राइस सीधा ऐसे नहीं मूव करेगी। तो आप देखो यहाँ पे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है तो हमें एक कंफर्मेशन मिल गई है कि प्राइस नीचे आएगी, ठीक है। तो अब देखो ये प्राइस नियर बाय इस जोन को टच करने के लिए कोशिश करेगी, ये वाला जोन है, यहाँ पे इसे टच करने के लिए कोशिश करेगी, देखो स्लो एंड स्टडी प्राइस यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो तब तक हम चार्ट ट्रेडिंग कर लेते हैं, बाकी की प्राइस धीरे धीरे आ जाएगी या इस लेवल तक। तो इसके बाजू में हम देख लेते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन पे ज़्यादा साइकोलॉजी किसकी स्ट्रांग रहेगी और ज़्यादा फायदा किसको है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि एक जैसे ये डाउन साइड वाला ये वाला जोन में निकाल देता हूँ रेक्टेंगल टूल से, मैं ग्रीन कलर का एरिया जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, वो आप समझ लो वो है डिमांड जोन, ठीक है। ये है डिमांड जोन। और सप्लाई जोन कौन सा होगा, ऊपर वाला जो एरिया मैंने आपको बताया जहाँ से प्राइस अब रिवर्स करेगी एंड जो लाइन मैंने मार्क की है वहां पे टच होने की कोशिश करेगी, मतलब वहां पे छुएगी और देन रिवर्स होगी, ये जो एरिया है वो है सप्लाई जोन। ये दो रेजिस्टेंस जोन एंड सप्लाई जोन में से डिस्टेंस में
अंतर क्या है वो भी आप समझ लो, ठीक है। जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन को टच करती है तो वो प्राइस बहुत ऊपर नहीं जाएगी, बट वो फिर से इस रेंज में आने की कोशिश करती है। समझ गए आप लोग? क्यों करती है? क्योंकि जैसे देखो, अगर कोई भी यहाँ पे बाइंग की ऑर्डर प्लेस करता है, इस लेवल पे बाय करने की सोचता है, तो क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस कितना है, यह है सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन पे हमेशा बाइंग आती है, तो उसे मालूम है, तो उसके साइड पे ज्यादा लोग कौन बैठे हैं, बायर्स बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर सेलर्स आता है तो सेलर्स का स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे डिमांड जोन कहते हैं इसे, और एक नाम बोलते हैं सपोर्ट जोन, ठीक है। तो सपोर्ट जोन पे बायर्स का स्टॉप लॉस रहेगा इस जोन के नीचे, और रेजिस्टेंस जोन पे बायर्स नहीं रहते। क्यों? उनको बायर्स को प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। अब क्यों करना होता है बायर्स को प्रॉफिट बुकिंग? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस जोन पे अगर किसी ने बाय किया तो उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इतना बड़ा। देखो, बाय करता है रेजिस्टेंस जोन पे कोई भी, तो उसका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? वो एक चीज साइकोलॉजी पॉइंट है उसके पीछे, वो समझ लो। अगर यहाँ पे बाय कर रहा है तो वो बीच में कहीं पे भी स्टॉप लॉस नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि बीच में सपोर्ट चाहिए ना, वहां पे सपोर्ट ही नहीं है, तो वो गलत एंट्री हो जाएगी और यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब सेलर्स क्यों एक्टिवेट हो जाएंगे? रेजिस्टेंस जोन पे सेलर्स क्यों एक्टिवेट होते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ से प्राइस मिनिमम 2 टाइम्स गिरी होती है, और थर्ड टाइम भी यहाँ से गिरने की मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करती है, ठीक है। और जो थर्ड टाइम जब यहाँ से गिरती है ना डाउन साइड, तो रैपिडली गिरती है, ठीक है। और कहाँ तक गिरती है? जो नियरेस्ट सपोर्ट रहता है, तो यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस कम रहता है। सेलर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे, सेल करेंगे इस लेवल के आसपास, अपनी सेलिंग की एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, और टारगेट रखेंगे ये जो डाउन साइड वाला एरिया। क्यों? क्योंकि सेलर्स के लिए जो टारगेट है ये बहुत बड़ा है। अदर जो सेलर्स है, सॉरी, अदर जो बायर्स है, उनसे भी अच्छा टारगेट इनको ज्यादा मिल रहा है, सेलर्स को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेलर्स के लिए अच्छा है। बायर्स के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कौन सा अच्छा है? अच्छा है, इस लेवल पे अच्छा है। जब यहाँ पे प्राइस आएगी तो बायर्स का स्टॉप लॉस कम है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश करेगा मार्केट, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रही है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रही है कंटिन्यूअसली। तो मैंने क्या कहा है, इस लेवल से प्राइस थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया पे प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दे, सेगमेंट टूल लेना है हमें, और मिनिमम 2 रिजेक्शन पॉइंट वाला जो इंट्राडे का ट्रेंड लाइन रहता है वो हमें ड्रॉ करना है। तो प्राइस आएगी तो इस ट्रेंड लाइन को टच करते हुए ऊपर की तरफ मूव भी कर सकती है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया जहाँ पे मिनिमम 2 टाइम रिजेक्शन है। तो एक तो चीज कंफर्म होगी कि प्राइस नीचे आ सकती है, ज्यादा चांसेस है। ज्यादा क्यों चांसेस है? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है वहां पे ही प्राइस कंसोलिडेट कर रही है बहुत बार, ठीक है। तो अगर प्राइस यहाँ से डिप लगाती है तो सीधा डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन वाला एरिया वहां पर टच करेगी, और जब डाउन साइड वाला ट्रेंड लाइन एरिया को टच करेगी ना, तो ये जो प्रीवियस स्विंग लगा है इस एरिया पे, ये जो सेकेंड लेग का जो हाई बना है, उस हाई को सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। तो आप देखो प्राइस का जो मोमेंटम है यहाँ से यहाँ तक गया है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर लिया प्राइस ने, देन थोड़ा यहाँ तक आने का कोशिश करेगा। तो इस लेवल पे क्या कर रहा है प्राइस, ज्यादा से ज्यादा बायर्स को एक्टिवेट करवा रहा है, क्योंकि अगर बायर्स को लगता है इस लेवल से प्राइस ऊपर जाएगी तो उनके ऑर्डर्स ज्यादा लगने चाहिए। जब ऑर्डर्स ज्यादा एग्जीक्यूट होते हैं बायर्स के, एंड वहां पे सेलर्स को प्राइस को नीचे लाना है, तो तभी फायदा होगा ना, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तभी डाउन साइड प्राइस खींचेगी। और ये बहुत अच्छा चांस रहता है सेलर्स को, क्योंकि रिवर्स आपको दिखा दे। जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, जब एंट्री ले लेते हैं वो बोलते हैं कि प्राइस ऊपर चली जाएगी, तो इस वजह से मैं बाय कर रहा था, बट प्राइस उसके अपोजिट ही चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि जो पैटर्न आपको दिखाया जाता है मार्केट में उसका अपोजिट होता है हमेशा, ठीक है। तो इस वजह से हमें रिवर्स साइकोलॉजी जाननी चाहिए, और वो बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे होंगे कि जो स्ट्रेस आया है, यहाँ से प्राइस ने स्ट्रेस क्रिएट किया है, उस स्ट्रेस को मीन तक लाने का काम सेलर्स करेंगे, ठीक है। तो सेलर्स मिनिमम एक डीप लगाने की कोशिश करेंगे, यही चीज है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस ऐसे किया जाता है। उसके साथ हम जो पैटर्न है वो कौन कौन से है वो देख सकते हैं। वो है सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न,
लाइक दिस, जैसे प्राइस गिर गई, देन ऊपर गई प्राइस, देन नीचे आई, फिर से ऊपर गई, और ये जो सेम पैटर्न स्लो एंड स्टडी आपको कैसे दिख रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, और एक लेवल पे जाके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। जैसे अगर देखो तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे बन जाएगी, मिनिमम टू रिजेक्शन पॉइंट को आप मार्क करते हुए ऐसे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, तो इस एरिया पे आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा। जब ब्रेकआउट मिलेगा देन प्राइस स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, सेम एरिया पे आपको एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी दिख सकता है, जो इसका इसका सेम पैटर्न है, बट उसमें एक आपको पोल मिलेगा, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं उसे। मतलब प्राइस लो एंड स्टडी बढ़ रही होंगी और एक एरिया पे जाके प्राइस क्या करेगी, सेल ऑफ देगी एंड जो फ्लैग जैसा पैटर्न बनाएगी, फ्लैग। ठीक है, फ्लैग जैसा पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे दो ट्रेंड लाइंस बनेंगे, ऊपर से और एक यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद एक ब्रेकआउट मिलेगा। तो ये जो पैटर्न्स है वो आपको चार्ट रीडिंग करनी चाहिए और उसके साथ ड्रॉ भी करने चाहिए। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो उतना अच्छा होगा आपको ट्रेड करने में। बिगर टाइम टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करो एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीज़ें रहती है वो इंपॉर्टेंट रहती है। इस वजह से मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन करता हूँ एंड बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइंस एंड सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन एंड जो रिट्रेसमेंट की जो चीज़ें रहती है सपोज वो मैं चेक करता हूँ। जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी टूल हमें चेक करनी है चार्ट एनालिसिस में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्यों बनाई गई है, क्योंकि जैसे प्राइस ऊपर जाती है तो हमेशा उस प्राइस जो मूव दिया है उसका 50% करेक्शन करने का कोशिश करेगा मार्केट। ठीक है, और वहां से फिर से ट्रेंड फॉलो करने का कोशिश करेगा। तो यही चीज रहती है ज्यादा से ज्यादा। तो कोई भी मूव आया है तो उसका 50% मूव प्राइस क्या करेगा, करेक्शन करने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, देन यहाँ से ऊपर जाने का सोचेगा प्राइस अगर जाना है तो सेम ही चीजें हमेशा मार्केट में यही होती है, आपको ये देखना चाहिए। ये अब मैंने मूव दिखाया 50% करेक्शन लेवल, क्यों बोल रहा हूँ करेक्शन लेवल, क्योंकि अगर इस टॉप से प्राइस गिर जाती है तो कहाँ तक आएगी, उसके मीन तक आएगी। तो हर एक मूव का मीन एरिया, मतलब जहाँ पे प्राइस का जो स्ट्रेच है वो कम कहाँ पे हो जाता है, उस मूव के 50% एरिया पे। तो इसी को चलते हुए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बनाई गई है। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पे हम ऐसे ही और वीडियो बनाते रहेंगे आगे। तो वो मैं आपको ओनली एक टूल दिखा देता हूँ, फिबोनाची टूल कैसे हम लगा सकते हैं। पेंसिल मार्कर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे टूल आ जाएगी, यहाँ पे देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। तो यहाँ से क्या करना है, आपको एक मूव ट्रैप करनी है इस लेवल से ऊपर तक, बॉटम टू टॉप आपको ऐसे मूव मार्क करनी है। तो वो वहाँ पे 50% जो करेक्शन लेवल आ रही है उसे आपको हॉरिजॉन्टल टूल से मार्क करना चाहिए। ठीक है, तो 50% मूव कहाँ पे आ रही, इस लेवल पे आ रही। अब मैं क्या करता हूँ, तो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है ना उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 50% करेक्शन लेवल इस मूव का कहाँ पे है। और जैसे मैंने बताया तो प्राइस ने डीप लगाते हुए डाउन साइड अच्छी खासी आई थी। ठीक है, और सेम इसी एरिया पे प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम दिखा रही है कि मैं बाइंग को जाऊंगा, बट ये बाइंग को नहीं जाएगी, प्राइस यहाँ तक डाउन साइड तक खींचेगी। तो ये एक साइकोलॉजी है और उस ट्रेंड लाइन को मोस्ट ऑफ द टाइम सीरियसली लेगी प्राइस और यहाँ तक आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो सब लोगों को समझ में आ चुका होगा कि साइकोलॉजी क्या है, कैसे और कब एंट्री लेना है। ठीक है।